हेलो फ्रेंड्स, सब लोगों का स्वागत है एग्जाम सेतु पे। हम लोग चैप्टर 7 तक कर चुके हैं। अब हम अपने सेशन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। अभी तक हम लोगों ने अशोका के बारे में देख लिया, मगध काल के बारे में देख लिया। अब हम मगध काल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मौर्यन एम्पायर अब समाप्त हो चुका है। मौर्यन एम्पायर के बाद या उससे जुड़ी हुई चीजों में साउथ में क्या हो रहा था, अब उन चीजों को हम देखते हैं। ये विलेज, ये वाइटल विला एट विलाल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, मतलब और कौन कौन से शहर थे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज वहां पे यूज हो रही थी, कौन कौन सी शब्दावली अब शहरों में यूज हो रही थी, हम उनको देखते हैं। तमिल रीजन यानी साउथ के अंदर क्या हो रहा था, साउथ के अंदर जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे आप कह सकते हो, उनको किस नाम से जानते थे? वेल्लालर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो एग्जाम में कि वेल्लालर किसको कहते हैं, उर किसको कहते थे, समिति किसको कहते थे। तो हम लोग इन टर्मिनोलॉजीज को, इन शब्दावली को ध्यान में रखेंगे। वेल्लालर जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, ठीक है। जो ऑर्डिनरी प्लोमैन होते थे उन्हें हम कहते थे उझावर। उझावर क्या मतलब कि जिस इंसान के पास खुद की जमीन नहीं है, या आप यूं कह सकते हो लैंडलेस तो नहीं, लेकिन आप यूं कह सकते हो छोटे किसान कह सकते हो। ऑर्डिनरी जो प्लोमैन होते थे, जो खेतों को जोत के और उसके अंदर बुआई करते थे, उसे उझावर कहते हैं। और जो लैंडलेस लेबरर, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, जो दूसरों के यहाँ लेबर का काम करते थे, उनको हम क्या कहते थे साउथ के अंदर? कड़ईसियार या अदिमई। ठीक है, तो ये नाम आप 3 याद रखोगे। वेल्लालर कौन है? जिसकी खुद की बहुत बड़ी जमीन होती थी, बहुत ज्यादा अमीर जमींदार आप कह सकते हो। उझावर कौन है? जिसको जो थोड़ा सा छोटा मोटा फार्मर है, ठीक है, फार्मर के अंदर बोके जुताई करके और इस तरीके से अपना जिंदगी चला रहा है। और लैंडलेस लेबरर को हम, जो बिल्कुल शुद्रा की तरह काम कर रहे हैं, स्लेव्स हैं जो दास की तरह काम कर रहे हैं, उसे हम कड़ईसियार या अदिमई कहते थे। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी कुछ शब्दावली थी। नॉर्थ इंडिया में क्या क्या शब्दावली फेमस थी? जो विलेज का मुखिया होता था उसे हम क्या कहते थे? ग्राम भोजका। ठीक है, ये ग्राम भोजका कैसी पोस्ट थी? विलेज की हेरिडिटरी पोस्ट थी। मतलब एक इंसान के, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? वंशानुगत। वंशानुगत यानी इसका पुत्र फिर ग्राम भोजका बनेगा, फिर उसका पुत्र ग्राम भोजका बनेगा। इस तरीके का जो विलेज का प्रमुख होता था उसे कहते थे ग्राम भोजका, और वो एक हेरिडिटरी पोस्ट थी, वंशानुगत पोस्ट थी। ठीक है, ये कौन होते थे? ये उस गांव के सबसे बड़े जमींदार होते थे, सबसे अमीर। उस गांव के अंदर जो भी व्यक्ति था उसको ग्राम भोजका चुनते थे। अब ये अपने अंडर बहुत सारे वर्कर्स को हायर करते थे अपनी जमीन को कल्टीवेट करवाने के लिए, अपनी जमीन के अंदर गेहूं वगैरह बोने के लिए। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल होता था। तो द किंग ऑफन यूज्ड हिम, जो राजा होता था उसके नीचे होते थे ये। सबसे ऊपर तो राजा है, राजा के नीचे ग्राम भोजका होते थे। इन ग्राम भोजका को, अब देखो बहुत सारे विलेज हैं, एक राज्य के अंदर बहुत सारे विलेज हैं। अब हर विलेज से टैक्स कलेक्शन राजा खुद करने तो जाएगा नहीं, राजा ने अपने ऑफिशियल्स रखे हुए हैं। तो ग्राम भोजका भी इस तरीके से एक ऑफिशियल की तरह काम कर रहा है राजा के लिए। राजा क्या कह रहा है? आप इस विलेज के हेड हो, आप इस विलेज से टैक्स कलेक्ट करो और उस टैक्स का कलेक्शन मुझे दो, और उसमें से कुछ भाग आपका भी होगा। तो इस तरीके से ग्राम भोजका क्या कर रहा है? राजा के द्वारा यूज किया जा रहा है टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। वो कभी कभी जज की तरह भी काम कर रहा है। गांव के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गए तो जैसे सरपंच के पास जाते हैं ना, सेम इसी तरीके से ग्राम भोजका कभी कभी जज भी बन जाता था और कभी कभी पुलिसमैन की तरह भी फंक्शन करता था। तो ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ये टर्म यूज होती थी। एक नॉर्थ इंडिया के अंदर टर्म यूज होती थी गृहपति। गृहपति कौन होते थे? एक तो ग्राम भोजका तो सबसे बड़े, सबसे अमीर आदमी हो गया गांव के अंदर, जो बहुत बड़ा जमींदार है, लेकिन इंडिपेंडेंट फार्मर होते थे, मतलब जिनके खुद के खेत होते थे लेकिन बहुत बड़े नहीं, उनको नॉर्थ इंडिया के अंदर गृहपति कह रहे हैं। ठीक है, ये स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे। और जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास खुद की लैंड नहीं थी, वो दूसरों के लिए काम करते थे, ठीक है, उनको हम क्या कहते थे? कर्माकरा। क्या कहते थे? या तो दास कहते थे या कर्माकरा कहते थे। ये नॉर्थ इंडिया की टर्मिनोलॉजीज थी। ठीक है गाइस, अब एक टर्मिनोलॉजी जो यूज होती थी उस समय में, उसे कहते थे श्रेणी। श्रेणी क्या है? जैसे ग्रुप बने हुए थे व्यापारियों के, क्राफ्ट पर्सन के, कि जैसे लोहारों का एक ग्रुप है उसको हम क्या कह दिया? श्रेणी कह दिया। सुनारों का एक ग्रुप है उसे क्या कह दिया? एक श्रेणी हो गई। इस तरीके से श्रेणी बटी हुई थी। ठीक है, जो व्यापारियों के ग्रुप्स होते थे, ये श्रेणी क्या करते थे? ट्रेनिंग देते थे। और लोग जो लोहार बनना चाह रहे हैं, लोहारों की श्रेणी उनको ट्रेनिंग दे रहा है, सुनारों की ट्रेनिंग उनको श्रेणी उनको ट्रेनिंग दे रहा है। और ये कच्चे माल को खरीदते थे, ठीक है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के फिर उसको मार्केट में बेचते थे। श्रेणी जो है वो व्यापार को ऑर्गेनाइज करते थे। श्रेणी बैंक की तरह भी काम करते थे। जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी ग्राम भोजका वगैरह होते थे, वो इन बैंक्स के अंदर अपने मनी को डिपॉजिट कराते थे, फिर इनको ब्याज भी मिलता था। यानी आप देख पा रहे हो ये जो बैंक्स का सिस्टम है ये कब से है? मौर्यन काल के टाइम भी ये बैंक्स होते थे। तो ये हमारा
चैप्टर नंबर 7 था। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक झलक दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से जब मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाता है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आगे के चैप्टर से लिंक करने के लिए हमको ये बातें समझनी जरूरी है। अब जब मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया, मैंने क्या बताया था आपको, मौर्यन एम्पायर आप देख पा रहे हो पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है, पूरे भारत में मौर्यन एम्पायर फैला हुआ है। और ये मौर्यन एम्पायर जो है, ये जो मौर्यन एम्पायर है, ये मतलब उत्तर में, दक्षिण में, सब जगह फैला हुआ है। अब जब ये मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है, जब अशोका के बाद जब मौर्यन एम्पायर वीक होने लगता है, तब उनकी जगह कौन आते हैं? अशोका के बाद और बहुत सारे राजा है, लेकिन वो मौर्यन डायनेस्टी को बचा के नहीं रख सके। ठीक है, तो अब मौर्यन के बाद कौन आते हैं? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अंदर कौन आए? शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी को स्थापित किसने किया? इसके जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, ये मौर्यन के अंदर ही कमांडर इन चीफ थे, यानी जिस समय मौर्य एम्पायर था उसी के ही आर्मी को संभालते थे, कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, तो ये कमांडर इन चीफ ने ही क्या करा, अपने मौर्य के राजा को मार दिया, लास्ट राजा को मार दिया, और पुष्यमित्र शुंगा उनका नाम था, और उन्होंने अपने शुंग वंश का स्थापना कर ली। इसकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र आते हैं अग्निमित्रा। ठीक है, और इस तरीके से शुंगा डायनेस्टी चलती रहती है। इसके अंदर जो लास्ट राजा था, शुंगा डायनेस्टी के अंदर जो लास्ट राजा था वो था देवभूति। इसका मर्डर किसने किया? देवभूति का मर्डर हुआ था, और इसका मर्डर किया था वासुदेव कन्वा ने। वासुदेव कन्वा भी इसके राज के अंदर एक काम करने वाला कर्मचारी था। वासुदेव कन्वा ने इसकी मृत्यु के बाद अपना वंश स्थापित कर लिया, जिसका नाम क्या था? कन्वा डायनेस्टी, कन्वा वंश, जो 45 साल तक रूल करते हैं। कन्वा लोग वहां पे उत्तर भारत में 45 साल तक रूल करते हैं। इनके डिक्लाइन के बाद जब कन्वा डायनेस्टी खत्म हो जाती है तो उत्तर भारत के अंदर कोई प्रमुख राजा नहीं आता है। छोटे छोटे राज्य बहुत बने, लेकिन कोई शक्तिशाली नहीं बन सका। एक खालीपन आ गया उत्तर भारत में, और जिस खालीपन को आगे जाके कौन भरेगा? गुप्त वंश, या आप कह सकते हो गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, ये तो थी उत्तर भारत की बात। दक्षिण भारत के अंदर क्या हो रहा था मौर्यन काल के अंदर? क्योंकि आपको पता है जो मौर्यन थे वो तो उत्तर में भी फैले थे, दक्षिण में भी फैले थे। उत्तर के अंदर तो कौन फैल गए? शुंगा, शुंगा के बाद कन्वा आ गए, कन्वा के बाद फिर यहाँ पे गुप्ता आ जाएंगे। लेकिन दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? दक्षिण भारत में मौर्यन के डिक्लाइन के बाद आते हैं सत्वहाना। सत्वहाना को आंध्राज भी कहा जाता था। इन्होंने लगभग 450 साल तक राज किया। ठीक है, इस सत्वहाना वंश के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, वो थे साइमुका या सिमुका, आप कुछ भी कह सकते हो। सिमुका की मृत्यु के बाद आते हैं कृष्णा। कृष्णा की मृत्यु के बाद आते हैं श्री सतकर्णी, और इस तरीके से चलते चलते इनके 17th रूलर थे हाला। ठीक है, आगे बढ़ते गए, और इनके सबसे प्रमुख जो सत्वहाना वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर उनके पुत्र आए गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद उनके पुत्र आते हैं जिनका नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलमयी। ठीक है, और इनके जो सत्वहाना वंश के जो लास्ट रूलर थे, लास्ट राजा थे, वो थे यजना श्री सतकर्णी। इस तरीके से ये पूरी क्रोनोलॉजी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बनती है मौर्यंस की मृत्यु के बाद, यानी मौर्यंस की खत्म होने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर मतलब अशोका के बाद जो छोटे राजा है, जब वो भी खत्म हो गए तो इस तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर अलग अलग राज्य बन गए। अब इसी बीच क्या हो रहे हैं? बहुत सारे अटैक होते हैं हमारे उत्तर भारत के अंदर, सबसे ज्यादा अटैक होते हैं। आप एक चीज और याद रखना, दक्षिण भारत में अटैक बहुत कम हो रहे हैं। वजह क्या है दक्षिण भारत में कम लोगों के आने की विदेशों से? क्योंकि चारों तरफ पानी है। और जबकि उत्तर भारत में आप देखोगे यहाँ पे दर्रे बने हुए थे। ठीक है, यहाँ पे दर्रे बने हुए थे। दर्रे यानी पहाड़ों के बीच में रास्ता होता था, जिनकी तरफ से बहुत सारे इन्वेडर, बहुत सारे अटैक करने वाले भारत के अंदर नॉर्थ वेस्ट से, यानी उत्तर पश्चिम से बहुत सारे अटैक करने वाले भारत के ऊपर लोग आते हैं, जिनके नाम आप अलग अलग देखोगे, जैसे बैक्ट्रियंस थे, पार्थियंस थे, ठीक है, डेमेट्रियस थे। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगली सीरीज में। ठीक है, उससे पहले ये गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एज जो है, ये मैं आपको जब गुप्त काल शुरू होगा तब मैं आपको समझाऊंगी। एक बार हम अटैक्स और देख लेते हैं कि उत्तर पश्चिम के अंदर कौन कौन से अटैक हो रहे थे। देखो अब क्या हो रहा है कि उत्तर भारत के अंदर यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ थे और बहुत सारे दर्रे थे। इन दर्रों में से अटैक करना आसान होता था। दर्रों के रास्ते से आर्यंस आए थे और दर्रों के रास्ते से ही बाकी इन्वेडर्स आ रहे हैं। तो यहाँ का जो बैक्ट्रिया वंश, अब जो ये बैक्ट्रिया था ना, इस पे पहले सीरिया का राज था। किसका राज था? सीरिया का राज था। बैक्ट्रिया जगह का नाम है। अब इस सीरिया से आजाद होने के बाद इनका जो रूलर था, जिसका नाम था डिमेट्रियस, ये डिमेट्रियस अफगानिस्तान और पंजाब के ऊपर अटैक करता है। पंजाब और अफगानिस्तान पे अटैक के बाद ये पूरे भारत के अंदर, यानी कि बिहार, पटना, इनकी तरफ अपने
अपने ऑफिशियल्स भेजता है, ठीक है, जिसमें से 2 ऑफिशियल कौन थे, एक का नाम था अपोलोडोटस और दूसरे का था मिनेंडर। मिनेंडर को मिलिंदा भी कहा जाता है। जैसे ही मिनेंडर मथुरा की तरफ बढ़ने लगा और नर्मदा नदी को क्रॉस करने की कोशिश करने लगा, मतलब जब भारत के अंदर आगे बढ़ने लगा, तो मिनेंडर को यानी मिलिंद को रोक लिया किसने, जो पुष्यमित्र थे ना शुंगा डायनेस्टी के, उनके पोते वासुमित्र ने, ठीक है। ये जो अटैक्स हो रहे हैं ना, ये सब काल के अंदर हो रहे हैं। मौर्यन काल को कमजोर होने के बाद अब ये अटैक शुरू होने लगे हैं, ठीक है। तो जब शुंगा डायनेस्टी बनी थी उस समय से ये अटैक शुरू हो गए हैं। तो मिलिंद को रोक लिया वासुमित्र ने, जो पुष्यमित्र का शुंगा वंश के संस्थापक का पोता था, ठीक है। उधर से अपोलोडोटस को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाने लगा। फिर क्या हो रहा है, इन बैक्ट्रियंस को, ये बैक्ट्रिया से आए थे, ठीक है, वो बैक्ट्रिया जिसका रूलर कौन था, डिमेट्रियस, उसके द्वारा भेजे गए थे ये दोनों। अब इन दोनों को रिप्लेस करके, यानी कि बैक्ट्रिया के अंदर किसका रूल हो रहा है, इन दोनों को हरा के साकाज ने वहां पे रूल कर लिया। कहां पे, बैक्ट्रिया के अंदर साकाज ने रूल कर लिया। और ये साकाज फिर भारत की तरफ भी बढ़ने लगे, यानी इनके बाद अब साका का अटैक होता है भारत में। साका के बाद अटैक होता है कुशान्स का, जिन्होंने साका को डिस्प्लेस कर दिया, यानी साका को हरा दिया। कुशान का फेमस राजा था कनिष्का। कनिष्का की जो बुद्धिस्ट थ्योरी है बहुत ही फेमस है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो इतनी चीजें हम लोगों ने कर ली, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच।